हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटी। मैं हूं कैपी सर। आज आप लोगों को पिछले वीडियो यानी लेक्चर 2 में मैं जो दो सर्वांग समता एस ए एस एवं ए एस ए पढ़ा चुके हैं, उसके बाद आपको एस ए एस पढ़ाने जा रहे हैं। एस 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 कौन पढ़ाने जा रहे हैं? एस 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 यानी एस 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 का होता है साइड 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 भुजा भुजा भुजा। इसका शॉर्ट नाम हिंदी में होता है भू 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 भुजा भुजा। यह हुआ एस एस एस। जो लेक्चर 2 में हम बताए हैं उसमें आपको है ए एस ए और एस ए एस, यानी दो चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसमें देखिए एस एस एस, तो इसके पहले आप लोगों को बताया गया है कि ये मूलतः 9th क्लास का है। कहाँ का है? 9th क्लास का है, लेकिन इसके अभाव में 10 क्लास के समरूपता नहीं बना सकते हैं, इसलिए इसको मैं पुनः रिवीजन के तौर पर आप लोगों को बता रहे हैं। तो चलिए इसमें देखिएगा क्या होता है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं जिसमें दो सर्वांग सम होते हैं यदि और केवल यदि और केवल यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं की या फिर संगत भुजाओं को तीनों भुजाओं या संगत भुजाओं के बराबर हो कह रहा है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि और केवल यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के या संगत भुजाओं के बराबर हो, तो अब दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होते हैं। इसमें हो गया ए डी सी, एगो आपको मिल गया डी ई एफ, तो इसमें क्या हो जाएगा? अब डी ई एफ में ए बी सी में त्रिभुज आपको लिखना होगा त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में ए बी है तो इसके संगत होगा डी ई। अब बी सी इसके संगत होगा ई एफ, ए सी इसके संगत होगा डी एफ। यदि इस तरह से एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं? सर्वांग सम हो जाते हैं। ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ, तो ये सर्वांग समता हो गया।
इसी प्रकार से आप लोग सर्वांग क्षमता जो शेष बच रहा है 9th क्लास का, उसको अपने से रिवीजन कर लेंगे। जैसे बच रहा है RHS, राइट हाइपोटेनस साइड, यानी समकोण कर्ण भुजा। इसको हिंदी में लिखते हैं सकभु, यानी समकोण कर्ण भुजा। एगो ये आपका बच जाता है। इसके बाद में आपका एक हो जाएगा AAS, को भू, यानी एंगल साइड। तो दूगो और 3 गो, दूगो उसमें लेक्चर 1 में, एगो यहाँ 3 गो और 2 गो 5 गो। ये आप लोग सर्वांग क्षमता जो है इसको देख लेंगे वर्ग 9th क्लास से। यदि नहीं पढ़े होंगे तो कमेंट करके बताएंगे, मैं उससे भी ये दोनों भी लिखवा दूंगा। और इसके बाद में अब समरूपता की चर्चा कुछ कर लेते हैं कि समरूपता क्या होती है। क्योंकि यह सर्वांग क्षमता है और आपको पढ़ना क्या है, समरूपता। क्या पढ़ना है, समरूपता। यही आपको पढ़ना है, उसको बता देते हैं कि समरूपता आप पढ़िएगा। यही 10 क्लास में है। ये अभी तक आप लोग 9th क्लास का पढ़ रहे थे। किस क्लास का पढ़ रहे थे अभी तक? 9th क्लास का। अब किस क्लास के पढ़ने हम जा रहे हैं? अपना 10th क्लास का। तो 10th क्लास में अब पढ़ेंगे समरूपता। समरूपता को सिमिलरिटी भी बोलते हैं। तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी सिमिलर होते हैं यदि और केवल यदि एक त्रिभुज के संगत कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हो। यानी एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हो, एवं एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के संगत भुजाओं के समानुपाती हो, तो अब दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। समरूपता, इसमें आपको पढ़ना है दो त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं यदि और केवल यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों एवं संगत कोणों के बराबर हो। क्या हो? दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हो तथा संगत भुजाएं अनुपातिक या समान अनुपात में हो। अनुपातिक, इसका मतलब कि समान अनुपात में हो। कह रहा है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि और केवल यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हो तथा संगत भुजाएं अनुपातिक या समान अनुपात में हो। तो जब समान अनुपात में हो तभी त्रिभुज जो है समरूप होते हैं, अन्यथा त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। तो इसको आपको पढ़ना है
तो किस तरह से पढ़ना है, चलिए इसको आगे बताते हैं फिगर के द्वारा। है कि त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो, यानी त्रिभुज आपको यदि इस तरह से मिल जाता है, मान लीजिए कि ए बी सी, एक त्रिभुज आपको मिल गया है डी ई ए। अब आप क्या कहना चाहते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। कब? कि इनके संगत कोण बराबर हो, यानी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में तो इसमें क्या देखिएगा कि जैसे कि ए कोण बराबर होना चाहिए, कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण डी, यानी ए के संगत कोण डी, और कोण बी बराबर कोण ई, बी के संगत कोण ई, या कोण सी बराबर कोण ए। तो एगो तो ये शर्त आपका पूरा हुआ, तथा इसमें दो शर्त होता है। एगो तो पहला शर्त है कोण का, और दूसरा शर्त होगा आपका कि क्या, दूसरा शर्त में भुजा क्या होगी, समान अनुपात में होगी। अनुपातिक से समानुपातिक लिख देते हैं और अच्छा रहेगा। चलिए अनुपातिक लिखा है ना, समानुपातिक लिख देते हैं। समानुपातिक यानी समान अनुपात में, संगत भुजाएं समानुपातिक या समान अनुपात में हो। तो चलिए उसको समानुपातिक चेंज कर दिए। अब इसका दूसरा शब्द देखिए, यानी ए बी बाटा में डी ई बराबर बी सी बाटा ई एफ बराबर ए सी बाटा डी एफ। यानी ध्यान दीजिएगा, ए बी के अनुपात और डी के अनुपात जितना आएगा उतना ही बी सी के अनुपात और ई एफ के अनुपात होगा, और उतना ही ए सी के और डी एफ के अनुपात होगा। यानी अनुपात क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, निश्चित अनुपात हो जाएगा। इसका अनुपात इसका अनुपात इसका अनुपात कांस्टेंट हो जाएगा। तभी ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी, इसके नीचे तो नहीं आएगा, क्या रहा है नीचे, तो इसमें चलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, इसको समझ गए। अब चलिए अब आपको बता दें कि एक चीज आप लोगों को सामने आती होगी कि क्या ये आकृति बड़ा ये आकृति छोटा, या फिर ये आकृति छोटा और ये आकृति बड़ा हो सकता है क्या, तो समरूपता में हो सकता है, समरूपता में हो सकता है। सर्वसमता में बड़ा छोटा नहीं होता है, लेकिन समरूपता में बड़ा छोटा होता है। जैसे देखिए ना, मान लीजिए कि मैंने एक इसको इतना बड़ा बना दिया, इसको मैंने पी क्यू लिख दिया, पी क्यू आर, एगो इतना ही बना दिया छोटा, इसको हमने लिख दिया एम एन ओ, ये कोण इसके बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर हो गया, ये जो कोण है उसके बराबर हो गया। तो ये दोनों त्रिभुज जो है सिमिलर होगा। त्रिभुज पी क्यू आर समरूप, सिमिलर मतलब समरूप, सिमिलर त्रिभुज एम एन ओ, ये दोनों क्या हो गया, समरूप हो गया, यानी सिमिलर हो गया। तो इसमें बड़ा छोटा सा मतलब नहीं है, क्या है कि एंगल इक्वल टू होना चाहिए। अब इसके बाद में आपको एक चीज और पढ़ना है कि क्या केवल त्रिभुज के लिए नियम लागू है, वर्ग के लिए लागू नहीं है, तो वर्ग के लिए भी लागू है। वर्ग में क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, और भुजा अलग अलग वर्ग के अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए किसी वर्ग की भुजा 5 है, किसी वर्ग की भुजा 10 है, तो क्या वो दोनों समरूप होंगे, तो निश्चित रूप से समरूप होंगे, क्योंकि वर्ग जब 10 सेंटीमीटर का हो भुजा वाला, या फिर 5 सेंटीमीटर भुजा वाला, दोनों के कोण क्या होंगे, 90 डिग्री के ही होंगे।
तो इसका मतलब कि एंगल बराबर हो गया और उसकी जितनी भुजाएं हैं वो क्या हो गई, समानुपाती हो गई। तो जब भी एंगल बराबर हो किसी भी आकृति का और भुजाएं समानुपाती हो, यानी समानुपातिक हो, इस तरह से कह सकते हैं, या समान अनुपात में हो या एक ही अनुपात में हो, तो दोनों आकृति क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इस तरह से दो समबाहु त्रिभुज चाहे किसी भी माप के त्रिभुज बनाया जाए, क्या होगा, दो समबाहु त्रिभुज समरूप होगा। उसी तरह से दो वृत्त, किसी भी माप का वृत्त बनाया जाए, तो दो वृत्त क्या होंगे, दो वृत्त समरूप होंगे, क्योंकि प्रत्येक वृत्त में एक त्रिज्या होगी और उसका केंद्र कोण 360 डिग्री ही होगा। चाहे आप कितना भी छोटा वृत्त बनाइए या कितना भी बड़ा वृत्त बनाइए, केंद्रीय कोण 360 डिग्री क्या ही होगा और केवल रेडियस में चेंजिंग होगा। तो इस तरह से दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। तो दो वृत्त भी समरूप होते हैं, दो चतुर्भुज भी माने समानांतर चतुर्भुज नहीं, वर्ग भी समरूप होते हैं, दो आयत भी समरूप होते हैं। दो आयत को लीजिएगा तो आयत भी समरूप होगा, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण ही 90 डिग्री होगा। आमने सामने की भुजा बराबर होगी, चाहे उन भुजाओं का अनुपात, मतलब कोई भुजा की लंबाई ज्यादा हो या चौड़ाई कम हो, या दूसरे की लंबाई चौड़ाई कम हो, लेकिन अनुपात कीजिएगा तो एक ही आ जाएगा, यानी समान अनुपात में हो जाएगा। तो दो आयत जो होंगे वो क्या होंगे, समरूप होंगे, दो वर्ग समरूप होंगे, दो वृत्त समरूप होंगे, दो समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे। इस तरह से और भी कुछ समरूप हो सकते हैं, जैसे आपके पाठ्य पुस्तक जिससे आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट फ्रेंड का प्रकाशन हो या आपके एनसीईआरटी का प्रकाशन हो या भारती भवन का प्रकाशन हो, सबका जो है क्या होता है, बुक समरूप होता है। उसको क्या नहीं कहते, सर्वांग नहीं कह सकते हैं, लेकिन समरूप कह सकते हैं कि समरूप ही होगा। इसी तरह से विभिन्न कंपनियों के बने प्लेइंग कार्ड यानी ताश, वो क्या होंगे, समरूप होंगे। तो इस तरह से समरूप आकृति लगभग आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 10 क्लास के क्वेश्चंस एवं प्रश्नावली के साथ।